Hello and namaskar दोस्तों, how are you? I hope you all are very well. Most welcome to the heights. Guys, today we will discuss about the medieval Indian history. आज के इस लेक्चर में हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास को पढ़ने वाले हैं और मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत आज के इस लेक्चर का टॉपिक होने वाला है मुगल साम्राज्य, मुगल एम्पायर। काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। गाइज मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं मुगल साम्राज्य से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, निश्चित रूप से ही मिलेंगे। आप लोग जानते होंगे इस बात को, और जिन्हें नहीं पता है मैं बता दूं उन्हें कि प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठाइए और हिस्ट्री वाले पार्ट में देखिए, आपको मुगल साम्राज्य से संबंधित क्वेश्चन कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएंगे। इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये लेक्चर, काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है ये लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत हमने अब तक दिल्ली सल्तनत को पढ़ लिया है, विजयनगर साम्राज्य को पढ़ा है, बहमनी साम्राज्य को पढ़ा है। यदि वे लेक्चर्स नहीं देखे तो इस लेक्चर के बाद में चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और उन लेक्चर्स को जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग लेक्चर है वे भी, और एग्जाम में वहाँ से भी क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट द लेक्चर विदाउट एनी फर्दर डिले। गाइज, मुगल साम्राज्य, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में मुगल साम्राज्य का आगमन एक नवीन युग का परिचायक है। ऐसा क्यों कह रही हूं मैं, क्यों कहा जाता है ऐसा? तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब मुगल साम्राज्य की सत्ता भारतीय भूभाग पर स्थापित होती है तो भारतीय भूभाग के राजनीतिक क्षेत्र में तो बदलाव आता है, साथ ही साथ सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक क्षेत्र में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। तो पहली लाइन तो आप यही लिखेंगे कि मुगल साम्राज्य का भारत में आगमन एक नवीन युग का परिचायक है। नवीन युग का परिचायक है, ठीक है। नवीन युग का परिचायक क्यों है? क्योंकि जैसे ही मुगल साम्राज्य की सत्ता भारतीय भूभाग पर स्थापित होती है, भारतीय भूभाग के राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन आता है, बदलाव आता है, साथ ही साथ सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। अब दोस्तों, मुख्य परीक्षा की यदि बात की जाए तो मुगल साम्राज्य में इन एरियाज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुगल साम्राज्य की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, मुगल साम्राज्य की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, मुगल साम्राज्य में आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, धार्मिक व्यवस्था कैसी थी, सांस्कृतिक व्यवस्था कैसी थी, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मुख्य परीक्षा में। इसीलिए ये वाला जो पार्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो ये आप नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन हो सके तो क्वेश्चन भी एक ब्लॉग बना के नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आपको पता रहे कि इस तरीके के क्वेश्चन मुख्य परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। विस्तृत रूप से हम पढ़ेंगे, एलोबरेट करते हुए मुगल साम्राज्य को पढ़ेंगे, तो ये सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। मुगल साम्राज्य में को पढ़ने से पहले हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि मुगल कौन थे, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है हमारे माइंड में कि मुगल कौन थे। तो इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि मुगल कौन थे। लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे गाइस, काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है और हर एक पॉइंट को नोट डाउन करेंगे ताकि आपकी सारी प्रॉब्लम यहीं पर सॉल्व हो जाए मुगल साम्राज्य से रिलेटेड। तो अब जानते हैं मुगल कौन थे। तो मुगल तुर्क मुस्लिम शासक थे। मुगल कौन थे? मुगल तुर्क मुस्लिम शासक थे और एशिया महाद्वीप के पूर्व के भूभाग से आए थे, मतलब ट्रांस आक्सियन वाले क्षेत्र से भारत में आए थे। तो किस क्षेत्र में रहते थे मुगल? पहले मुगल एशिया महाद्वीप के ट्रांस आक्सियन वाले क्षेत्र में रहते थे। तो ये पॉइंट भी नोट डाउन करेंगे, एशिया महाद्वीप के ट्रांस आक्सियन क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। ट्रांस आक्सियन क्षेत्र मैं बता दूं, आप लोग एशिया महाद्वीप में देखना, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, है ना, इस तरीके, ताजिकिस्तान, इस तरीके के कुछ कंट्रीज के नाम देखने को मिलेंगे। उन्हीं कंट्रीज का मिला हुआ भूभाग ट्रांस आक्सियन क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। अफगानिस्तान,
इंडिया का मैप देखा आपने, पहले तो एटलस में आप विश्व का मैप देखेंगे, ठीक है, उसमें इंडिया को खोजेंगे, इंडिया के पास में लगा हुआ है पाकिस्तान, पाकिस्तान के पास में लगा हुआ है अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के जस्ट पास में आपको इस नाम की कंट्रीज मिल जाएगी, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ठीक है। तो ये जो कंट्रीज थी इनका मिला जुला भूभाग ही ट्रांस आशियान क्षेत्र कहलाता था, और इसी क्षेत्र से बिलोंग करते थे मुगल। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसीलिए गाइज मैं कहती हूँ कि एटलस लेके बैठिए ताकि चीज़ें अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से समझ में आए और याद रहे लंबे समय तक। आगे चलते हैं। मुगल 2 महान शासकों के वंशज हुआ करते थे, ये भी लिखेंगे पॉइंट, 2 महान शासकों के वंशज हुआ करते थे, शासकों के वंशज थे। कौन कौन से 2 महान शासक? तो पिता की ओर से ये तैमूर के वंशज थे, तैमूर जिन्होंने भारत पर आक्रमण भी किया था, हमने पढ़ा था दिल्ली सल्तनत के समय इनके बारे में। तैमूर के वंशज पिता की ओर से, ठीक है, और माता की ओर से ये मंगोल शासक चंगेज खां के वंशज थे, चंगेज खां। सीधे सीधे कहने का अर्थ ये है कि इनके पिता जो थे तैमूर के वंशज से बिलोंग करते थे, संबंधित थे, और इनकी जो माता थी वे चंगेज खां के वंशज से बिलोंग करती थी, यहाँ से आई थी। इन दोनों का विवाह होता है और मुगल संतानें पैदा होती है, ठीक है, और वही संतानें आगे जाके मुगल शासक बनती हैं, ये कहने का अर्थ है। आई होप चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, बहुत लोगों को नहीं भी पता होता है ना। तो 2 महान शासकों के वंशज थे मुगल साम्राज्य के शासक, कौन कौन से? तैमूर के वंशज पिता की ओर से, और माता की ओर से चंगेज खां के वंशज हुआ करते थे। तो ये तो बात हो गई गाइस मुगल साम्राज्य के, मुगलों की, कि कहाँ से ये आए थे और कौन थे ये। काफी इंपॉर्टेंट जानकारी है, सारा पॉइंट नोट डाउन करेंगे, सारे फैक्ट नोट डाउन करेंगे। अब हम बात करते हैं कि भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, कौन फाउंडर हुए जिन्होंने भारत पर मुगल साम्राज्य की स्थापना करी। तो उनका नाम है बाबर। बाबर मुगल साम्राज्य के वे शासक हैं जिन्होंने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की है। तो हेडिंग डाल लीजिए बाबर। हम बाबर के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि भारत में पहले मुगल साम्राज्य के शासक हुए। जानेंगे वे कैसे भारत आए, क्यों भारत आए, क्या परिस्थितियां थी, इस हिस्ट्री के बारे में हम यहाँ पे जानने वाले हैं। बाबर, तो बाबर के बारे में पहला पॉइंट तो ये लिखेंगे कि भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर हुए। संस्थापक पूरा लिखेंगे गाइस, है ना। भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर हुए। थोड़ा सा पास्ट में चलते हैं बाबर के, ताकि हमें इतिहास बाबर का पूरी तरीके से समझ में आए कि वे कैसे भारत में आए और उन्होंने क्यों सोचा कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की जाए। तो बाबर के पिता थे उमर शेख मिर्जा। पिता का नाम नोट डाउन करेंगे, उमर शेख, जो कि तैमूर के वंशज थे, राइट। उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा फरगाना नामक भूभाग के, या छोटा सा भूभाग था फरगाना, वहाँ के शासक हुआ करते थे। तो उमर शेख मिर्जा क्या थे? फरगाना के शासक थे, फरगाना के शासक। अब गाइस होता क्या है, 1494 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। किनकी? उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हो जाती है। और इसी ईस्वी में 1494 में ही अल्प आयु में बाबर को फरगाना का शासक बनना पड़ता है। मतलब इनके उत्तराधिकारी कौन थे? बाबर, उनके पुत्र ही बने उत्तराधिकारी। लेकिन ये काफ़ी छोटे थे, 11 वर्ष की आयु में ही ये फरगाना के शासक बनते हैं। तो 1494 ईस्वी में उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हो जाती है और 1494 ईस्वी में ही बाबर को फरगाना का शासक बनाया जाता। तो 1494 ईस्वी में 11 वर्ष की अल्प आयु में बाबर फरगाना के शासक बनते हैं। अब गाइज ये जो बाबर थे
थे काफ़ी छोटे, 11 वर्ष की अल्पायु थी, लेकिन महत्वाकांक्षी शासक थे और एक कुशल योद्धा भी थे। इसीलिए इन्होंने अपने साम्राज्य को विस्तार करने के बारे में सोचा, बड़ा करने के बारे में सोचा, और इसी क्रम में इन्होंने 1496 ईस्वी में इनके पूर्वजों के साम्राज्य की राजधानी समरकंद को विजय किया। समरकंद जो कि इनके पूर्वज जो थे, तैमूर के वंशज जो इनके पूर्वज थे, इनका काफ़ी बड़ा साम्राज्य हुआ करता था। इनके पिता तो खैर बहुत छोटे भूभाग के शासक थे, क्योंकि काफ़ी संघर्ष सहा इन्होंने भी, लेकिन इनके जो पूर्वज थे वो बहुत बड़े भूभाग के शासक हुआ करते थे, और उस समय पे उनकी राजधानी समरकंद हुआ करती थी। इसी समरकंद को इन्होंने जीता था बाबर ने। ठीक है, कब जीता था? जब ये शासक बने थे उसके 2 साल बाद में 1496 ईस्वी में समरकंद को जीता। लेकिन गाइज इसको जीतने के क्रम में क्या हुआ, फरगाना इनके हाथ से निकल गया। समरकंद को तो जीत लिया, लेकिन फरगाना से ये हाथ धो बेटे, फरगाना इनके हाथ से निकल गया। आगे इसी क्रम में 1504 ईस्वी में इन्होंने काबुल को जीता। ठीक है, अफगानिस्तान तक ये आ गए थे, काबुल को जीता इन्होंने। और इसी तरीके का स्ट्रगल इनके यहाँ पर चल रहा था। इनके शासन में ये एक स्थायी सत्ता स्थापित करना चाहते थे मुगल साम्राज्य की, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था। ये क्षेत्रों को विजयी कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरे क्षेत्र इनके हाथों से निकलते जा रहे थे। तो इस तरीके का संघर्ष चल रहा था इस वाले एरिया में बाबर का। ठीक है, इस बीच में क्या होता है, देखिए दोस्तों, एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं ताकि चीज़ें अच्छे से समझ में आए। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा फरगाना के शासक थे। 1494 में उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में 11 वर्ष की अल्पायु में बाबर फरगाना के शासक बनते हैं। 1496 ईस्वी में समरकंद को जीतते हैं, लेकिन फरगाना उनके हाथ से निकल जाता है। इसी क्रम में आगे 1504 ईस्वी में काबुल को जीतते हैं। अब ये जो संघर्ष चल रहा था बाबर का, इसी दौरान यहाँ इनके पास एक इनविटेशन आता है, एक निमंत्रण आता है। और ये निमंत्रण कहाँ से होता है? ये भारत से निमंत्रण होता है। ठीक है, कहाँ से आता है इनके पास निमंत्रण? इनके पास निमंत्रण आता है भारत से। और भारत से कौन निमंत्रण भेजता है इन्हें? तो इन्हें भेजते हैं निमंत्रण दौलत खां और आलम खां। तो ये महत्वपूर्ण घटना है बाबर के जीवन की। निमंत्रण आता है, ठीक है, निमंत्रण कहाँ से? भारत से। भारत से निमंत्रण, और कौन भेजते हैं? दौलत खां। दौलत खां, पूरा नाम लिखेंगे, दौलत खां लोधी और आलम खां लोधी। आलम खां लोधी मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है गाइस, दौलत खां लोधी और आलम खां लोधी। यहाँ एक और नाम पढ़ने को मिलता है राणा सांगा का, लेकिन गाइस ये विवादास्पद है। राणा सांगा का जो नाम लिया जाता है ये केवल बाबर के द्वारा जो उनकी आत्मकथा लिखी गई थी बाबरनामा, उसी में उसका उल्लेख किया गया है। बाकी कोई भी ऐसा स्रोत नहीं है जिससे ये प्रमाण मिल सके कि राणा सांगा ने भी इन्हें भारत में आने का निमंत्रण दिया था। ठीक है, तो आप केवल 2 नाम याद रखेंगे, दौलत खां लोधी और आलम खां लोधी, क्योंकि राणा सांगा वाला जो पॉइंट है ये थोड़ा विवादास्पद है। दौलत खां लोधी कौन थे? तो ये पंजाब के सूबेदार थे। दौलत खां लोधी पंजाब के सूबेदार। और आलम खां लोधी, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आलम खां लोधी उस समय के दिल्ली सल्तनत के शासक इब्राहिम लोधी के चाचा थे। आलम खां लोधी इब्राहिम लोधी के चाचा। ठीक है, अब इनका मंसूबा क्या होता है निमंत्रण देने का? इनका मंसूबा ये होता है कि बाबर भारत आए और दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण करे, इब्राहिम लोधी को हराए। ये इनका मंसूबा था, ताकि लोधी वंश का शासन भारतीय भूभाग पर समाप्त हो। ये मंसूबा था इन दोनों का, बाबर को भारत बुलाने का। यहाँ पे थोड़ा हम मैप के माध्यम से समझ लेते हैं ताकि चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। और इतना पॉइंट आई होप नोट डाउन कर लिया होगा आपने। थोड़ा हम मैप के माध्यम से समझ लेते हैं। अब गाइस ये हो गया हमारा प्राचीन भारत का मैप, रफ मैप बनाया है मैंने यहाँ पे। यहाँ हो गया आपका दिल्ली,
यहाँ हो गया आपका पंजाब, और ये हो गया काबुल वाला क्षेत्र जो कि बाबर विजय कर चुका था। ठीक है, यहाँ तक बाबर आ चुका था, काबुल वाला पार्ट। यहाँ बीच में पाकिस्तान वगैरह के क्षेत्र है, या आप सभी जानते हैं इस बारे में। अब गाइस यहाँ दिल्ली सल्तनत में क्या चल रहा था? दिल्ली सल्तनत में लोदी वंश का शासन चल रहा था, और शासक कौन थे? शासक थे इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी शासक थे। हो सके तो ये मैप जरूर से बना लीजिएगा गाइज, अगर यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो ये मैप जरूर से बना लीजिएगा ताकि चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आए। इब्राहिम लोदी का यहाँ शासन चल रहा था दिल्ली में। पंजाब में दौलत खां और इब्राहिम लोदी के जो चाचा है आलम खां, वे एक योजना बनाते हैं कि क्यों न बाबर को भारत में बुलाया जाए और दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण करवाया जाए। इब्राहिम लोदी यदि हार जाएगा तो दिल्ली सल्तनत पर लोदी वंश समाप्त हो जाएगा। ये योजना थी किनकी? इन दोनों की, दौलत खां लोदी और आलम खां लोदी की। अब क्या होता है गाइस, यहाँ से निमंत्रण जाता है पंजाब से, किसके पास जाता है? बाबर के पास निमंत्रण जाता है। और बाबर जो कि यहाँ पे संघर्ष कर रहे होते हैं, यहाँ उनका स्ट्रगल का टाइम चल रहा होता है, ये सोचते हैं कि क्यों ना, ये बात सही है, क्यों ना मैं दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण करूं और ये वाला भूभाग जीत लूं और यहाँ पर मुगल साम्राज्य को स्थापित करूं, क्योंकि मैं यहाँ पर तो संघर्ष कर ही रहा हूँ, कुछ नहीं हो पा रहा है, मेरी स्थायी सत्ता स्थापित नहीं हो पा रही है, तो क्यों ना मैं दिल्ली में अपनी स्थायी सत्ता स्थापित करूं, ये दिमाग में होता है बाबर के। तो देखिए ये चीज़ें हो गई, आई होप चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होगी। यहाँ दौलत खां लोदी और आलम खां लोदी का मकसद क्या होता है कि लोदी वंश को समाप्त किया जाए। बाबर के माइंड में क्या चलता है कि हाँ, दिल्ली सल्तनत पे मैं आक्रमण करूंगा और यहाँ पे अपनी मुगल साम्राज्य को स्थापित करूंगा। मतलब कहीं ना कहीं इनके जो मंसूबे थे, दौलत खां लोदी और आलम खां लोदी, इनके मंसूबे यहाँ पे समाप्त होने वाले थे। आई होप चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, इस माइंड में आ गई होंगी। आगे चलते हैं। अब निमंत्रण दे दिया, अब भारत पर आगमन होता है, भारत में आगमन होता है बाबर का। अब दिल्ली सल्तनत पर मुगल साम्राज्य का शासन एवं ही नहीं हो जाता है गाइस। 5 बार आक्रमण किया भारत पर बाबर ने, तब जाकर कहीं वो जीता और दिल्ली सल्तनत पर मुगल साम्राज्य की सत्ता स्थापित हुई थी। तो सबसे पहला आक्रमण बाबर का भारत में कब होता है? तो 1519 ईस्वी में होता है। ठीक है, 1519 ईस्वी में बाबर द्वारा पहला आक्रमण, ठीक है, कहां पर? भारत में, भारत की बात हो रही है ये। किसके खिलाफ होता है? यूसुफ जई जाति के विरुद्ध में होता है, जाति के विरुद्ध। और इस आक्रमण में बाबर की विजय होती है और यहाँ पर पहली बार भारतीय भूभाग में वह भेरा और बाजोर का किला विजय करता है। भारत में विश्व विजय जाति के विरुद्ध होती है, बाबर विजय होता है, इसमें बाबर विजय होता है और भेरा और बाजोर का किला जीतता है, किला विजय करता है, क्यों इंपॉर्टेंट है गाइस ये पॉइंट, ये फैक्ट मैंने यहाँ क्यों बताया? ये इसलिए बताया क्योंकि ये पहला अभियान होता है, पहला आक्रमण होता है भारत में बाबर का, कि बाबर भारत के भूभाग को जीतता है भेरा और बाजोर के किले के रूप में। तो इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला आक्रमण यूसुफजई जाति के विरुद्ध में हुआ था बाबर का। ये चीज़ याद करने योग्य, याद रखने योग्य है, एग्जाम में पूछी जा सकती है, महत्वपूर्ण है। कब हुआ था? 1519 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद में ये पहला आक्रमण हो गया। फिर 3 आक्रमण और होते हैं क्रमबद्ध रूप से। कितने आक्रमण? 3 आक्रमण होते हैं, मतलब अब तक कितने हो गए? 3 और 1 4 आक्रमण हो गया। 5वां आक्रमण भारत पर बाबर का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि दिल्ली सल्तनत के शासक इब्राहिम लोदी के विरुद्ध होता है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसे अब हम देखते हैं। तो 4 आक्रमण हो गया, 5वां आक्रमण होता है बाबर का। किसके खिलाफ होता है और ये युद्ध किसके खिलाफ छिड़ता है? तो ये इब्राहिम लोदी के खिलाफ छिड़ता है। तो बाबर का 1526 ईस्वी में बाबर का
5th या 5वां आक्रमण। ठीक है, तो ये युद्ध किन किन के मध्य होता है? इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर। ठीक है, इब्राहिम लोदी वंश के शासक, बाबर मुगल साम्राज्य के शासक थे। इस युद्ध को पानीपत के युद्ध के नाम से जाना जाता है, पानीपत का युद्ध। तो ये पूछा जा सकता है कि पानीपत का जो युद्ध था, पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है, 3 युद्ध हुए हैं पानीपत में, तो ये पानीपत का प्रथम युद्ध था, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, राइट। फर्स्ट बैटल थी ये पानीपत की, पानीपत का युद्ध कहलाया। तो ये पूछा जा सकता है कि पानीपत का युद्ध बाबर का भारत में कौन सा आक्रमण था? तो 5वां आक्रमण था, प से याद रखेंगे 5वां। ठीक है, 5th नंबर का अटैक था, 5वां आक्रमण था भारत में। तो पानीपत का युद्ध कहलाया ये 1526 ईस्वी में हुआ था। बाबर का 5th आक्रमण था, इब्राहिम लोदी के खिलाफ हुआ था। इस युद्ध में बाबर की विजय होती है और इब्राहिम लोदी इसमें हार जाता है, इवन मर जाता है, यहाँ पे इसकी मृत्यु हो जाती है इब्राहिम लोदी की। तो ये भी याद रखेंगे, बाबर विजयी हुआ इसमें, बाबर विजय एवं इब्राहिम लोदी हार जाता है व मृत्यु को प्राप्त होता है, अब गाइस यहाँ पे दौलत खां और आलम खां का क्या मानना था? वे यूँ सोच रहे थे कि यहाँ पे लोदी वंश का शासन समाप्त हो जाएगा, बाबर वापस अपने साम्राज्य में चला जाएगा अपने साम्राज्य को संभालने के लिए, और ये जो शासन सत्ता यहाँ पे खाली होगी दिल्ली सल्तनत की, वहाँ पे हम शासन करने लगेंगे। लेकिन बाबर उन दौलत खां और आलम खां के मंसूबे को यहाँ फेल कर देता है और दिल्ली सल्तनत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। तो 1526 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत पर, या फिर दिल्ली लिख सकते हैं, दिल्ली पर मुगल साम्राज्य स्थापित होता है। तो इस तरीके से मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी दिल्ली में। आई होप बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर हो गई होगी। यदि फिर भी कोई क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से पूछिएगा मुझसे। 1526 ईस्वी में दिल्ली पर मुगल साम्राज्य की सत्ता स्थापित होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, इस तरीके से बाबर भारत आया था और मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। थोड़ा सा पानीपत के युद्ध के बारे में और नोट डाउन कर लेते हैं चीज़ें, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। पानीपत का जो फर्स्ट ये जो वॉर बैटल हुई थी, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो लिख लेते हैं पानीपत के बैटल के बारे में। तो एक ब्लॉग बना लेंगे पास में ही, जहाँ नोट्स बना रहे हैं वहीं पे, वो पानीपत के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो लिख लेंगे। तो पहले तो यही लिख लेंगे कि पानीपत का युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ था। इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर, ठीक है। इसमें बाबर की विजय होती है, इब्राहिम लोदी की हार होती है, मृत्यु भी हो जाती है। पानीपत कहाँ पर स्थित है? तो पानीपत ये भूभाग हरियाणा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? हरियाणा वाला भूभाग है, ठीक है। भारत के हरियाणा राज्य, एटलस में देखिए, आप इंडिया का मैप निकालिए, वहाँ पे हरियाणा राज्य को देखिए, वहीं पे पानीपत स्थित है। पानीपत का ये युद्ध, या फिर कह सकते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध, डेट लिखेंगे 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। तो डेट याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी। किनके मध्य हुई थी? इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुई थी। यहाँ पे बाबर विजय क्यों हुआ था? क्योंकि बाबर एक कुशल योद्धा था, कुशल नेतृत्व करता था, इसीलिए बाबर ये युद्ध जीतता है। इब्राहिम लोदी भी खैर बहुत अच्छा योद्धा था, बहुत अच्छा शासक था इब्राहिम लोदी भी, और इसकी भी सेना काफ़ी बड़ी थी। लेकिन बाबर इस युद्ध में 2 युद्ध पद्धतियों की शुरुआत करता है, कह सकते हैं, या फिर यूज़ करता है, उपयोग करता है, जिसके माध्यम से वह इस युद्ध को जीत जाता है। कौन कौन सी युद्ध पद्धतियाँ थी? तो 2 युद्ध पद्धति का उपयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। युद्ध पद्धति का उपयोग, और किसके द्वारा किया गया था ये उपयोग? बाबर के द्वारा, ठीक है। कौन कौन सी युद्ध पद्धति?
तुलगमा या तुलुगमा भी बोला जाता है, तुलगमा युद्ध पद्धति और उस्मानी युद्ध पद्धति। ठीक है, तुलगमा युद्ध पद्धति ये उज्बेकों द्वारा, जो उज्बेक शासक थे उनके द्वारा ये युद्ध पद्धति उपयोग में ली जाती थी। तो इस युद्ध पद्धति का उपयोग करके पानीपत का युद्ध बाबर जीतते हैं। साथ ही साथ उस्मानी युद्ध पद्धति क्या है? तो ये तोपों को विशेष क्रम में जमाने की एक युद्ध पद्धति है, सजाने की एक युद्ध पद्धति है उस्मानी युद्ध पद्धति। ठीक है, तो सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि ये पहला युद्ध था भारत में बाबर का, या फिर कह सकते हैं भारत में ऐसा पहला युद्ध था जिसमें तोप खानों का उपयोग किया गया था। तो ये पॉइंट भी नोट करेंगे, पहला युद्ध, भारत का पहला युद्ध जिसमें तोप खानों का उपयोग हुआ था, तोपखानों का उपयोग। ठीक है, और इन तोपखानों को सजाया गया था क्रमबद्ध रूप से, कैसे इन्हें जमाना है ताकि आक्रमण किया जा सके। तो उस विधि को क्या कहा गया था? उस्मानी युद्ध पद्धति उस विधि का नाम था जिसका उपयोग पानीपत के युद्ध में किया गया था। और इन्हीं युद्ध पद्धतियों की मदद से बाबर को पानीपत के इस युद्ध में सफलता मिलती है। तो ये है पानीपत के युद्ध के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी। अब गाइस, इस युद्ध में जब बाबर विजय हो जाता है तो अफगानिस्तान मतलब काबुल की प्रजा में जब वो विजयी हो जाता है तो खुशी के माहौल में काबुल की प्रजा में सिल्वर कॉइन्स मतलब चांदी के सिक्के बंटवाता है। ठीक है, चांदी के सिक्के बंटवाता है काबुल की प्रजा में। ठीक है, जो कि ये भूभाग उसने कब 1506 ईस्वी में ही जीत लिया था। 1506 ईस्वी में ये भाग या 1504 ईस्वी में ये भाग विजय कर लिया था। तो यहाँ पे चांदी के सिक्के बंटवाता है, इसीलिए इसे एक उपाधि मिलती है। उस उपाधि का नाम लिखेंगे कलंदर। ठीक है, इसी उपलक्ष्य में इन्हें एक उपाधि दी जाती है और उपाधि का नाम होता है कलंदर। तो कलंदर किसकी उपाधि थी? मुगल शासक बाबर की उपाधि थी। कलंदर क्यों मिली थी? क्योंकि इन्होंने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जीता था और इस उपलक्ष्य में इन्होंने काबुल की प्रजा में चांदी के सिक्के बांटे थे, इसीलिए इन्हें कलंदर की उपाधि मिली थी। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है सारे के सारे पानीपत के बारे में। अब आगे चलते हैं। बाबर से जुड़ी हुई जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनके बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है बाबर के बारे में। 1507 ईस्वी में बाबर के द्वारा पद पादशाही की शुरुआत करवाई गई थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है गाइस, पद पादशाही की शुरुआत। और ऐसा करने वाला बाबर पहला तैमूर शासक था। ठीक है, पहला तैमूर वंशज का शासक था जिसने पद पादशाही की शुरुआत करवाई थी, इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ईयर भी याद रखेंगे, 1507 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। पद पादशाही, इसकी शुरुआत करने के जरिए क्या होता है, इसमें जो शासक होता है वह एक उपाधि धारण करता है और उस उपाधि का नाम होता है बादशाह। ठीक है, यहीं से मुगल शासकों को बादशाह कहा जाता था। तो ये बादशाह की उपाधि धारण करते हैं बाबर पद पादशाही की शुरुआत करके। और पहले तैमूर वंशज के शासक हुए थे बाबर जिन्होंने पद पादशाही की शुरुआत की थी, इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कब हुई थी? 1507 ईस्वी में हुई थी। इसीलिए मुगल साम्राज्य के शासकों को बादशाह कहा जाता था। हर शासक की उपाधि हुआ करती थी बादशाह। ठीक है, बाबर के 4 पुत्र थे, ये भी देख लीजिए क्या क्या नाम थे उनके। उनके नाम थे हुमायूं, जो कि मुगल साम्राज्य के अगले शासक बनेंगे। हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। ठीक है, ये 4 पुत्र थे किसके? बाबर के। हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल, ये बाबर के 4 पुत्र थे। अब गाइस, पानीपत का युद्ध जीत लिया। पानीपत का युद्ध जीता तो एक और फायदा हुआ बाबर को। क्या फायदा हुआ? तो लोदी वंश जो इब्राहिम लोदी थे उनका असीम खजाना प्राप्त हुआ बाबर को, जो कि
बाबर को आगे युद्ध लड़ने में काफ़ी आर्थिक मदद देता है। अब जैसे ही बाबर दिल्ली सल्तनत पर अपना कब्जा कर लेता है या फिर मुगल साम्राज्य को स्थापित कर लेता है, तो उसे अर्थ की प्रॉब्लम नहीं होती, धन की प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि उसके पास बहुत बड़ा खजाना हाथ लग जाता है और वो आर्थिक रूप से काफ़ी मजबूत हो जाता है। तो लोधी वंश का असीम खजाना प्राप्त होता है इन्हें, खजाना प्राप्त होता है जो कि बाबर को आर्थिक रूप से मजबूत बनाता है, इसीलिए बाबर आगे भी खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, ये सारे युद्ध लड़ता है बाबर, जिनके बारे में हम इसके बाद में आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट युद्ध है, वे भी उनकी भी डेट्स वगैरह देखेंगे, किनके साथ में वो युद्ध हुआ था, किस तरीके से हुआ था, ये सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक की चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। लेकिन गाइस फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके आप पूछ सकते हैं। अब लेक्चर को यहीं पे दी एंड करते हैं, वाइंड अप करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी जरूर से कीजिएगा। बाय बाय।